हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने YouTube चैनल कॉमर्स में संजीव सर में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे लागत लेखांकन के लाभों के बारे में। अगर इस वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी कम दिखे तो थोड़ा सा आप अपने मोबाइल में वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। बहुत ही अच्छा आपका ये आज का वीडियो होने वाला है और इतना इंपॉर्टेंट है कि शायद आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में ये मिलेगा जरूर। ओके, और यहाँ पर मैं बता दूं कि लागत लेखांकन के जो लाभ हैं मैं यहाँ पर आपको 18 बता रहा हूं। अगर आप इनमें से 12, 13, 14 भी लिखाओगे बिल्कुल प्रॉपर कंटेंट हो जाएगा आपके पास में। और बिल्कुल नहीं भूलोगे, बहुत ही सरल हेडिंग्स मैंने यहाँ पर बनाई है। और यहाँ से मैं आपको बताऊं, किताब की लैंग्वेज बहुत टफ होती है। आप अगर मेरे चैनल पे आ चुके हो तो हाथ में किताब लेना बंद कर दोगे, कोई सिंगल टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो आपको आ नहीं रहा होगा। तो आइए शुरू करते हैं और समझाते हैं लागत लेखांकन के लाभ। भाई कौन कौन से इसके लाभ हैं, फायदे हैं। एक कहावत आपने सुनी होगी कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। क्यों? क्योंकि बंदर को अदरक के स्वाद से मतलब नहीं था, बंदर को उसके फायदे ही नहीं पता थे। तो दुनिया में अगर हम कोई काम करते हैं तो उसके पीछे हमें अगर ये पता चल जाए कि ये हमारे लिए क्यों वैल्यूएबल है, इसके हमें कौन कौन से फायदे हैं, तो वो हम उसके लिए उतने ही अच्छे से करने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर जो नई कहावत है वो ये है कि आज के बाद किसी काम को करने से पहले ये जरूर देखना चाहिए कि इससे हमें मिलेगा क्या क्या। तो लागत लेखांकन जो हम पढ़ रहे हैं उसमें आपको एकदम इंटेलिजेंट बनाने के लिए जरूरत है और समझने की बात है कि इसके फायदे कौन कौन से हैं। ये आपके माइंड में बिल्कुल ओरल ही सेट होना चाहिए। तो आइए समझाते हैं और देखिए स्पष्ट करते हैं। पहला है लागत पर नियंत्रण। यदि आप फैक्ट्री के मालिक हो, अगर आपकी कोई फैक्ट्री चल रही हो, कॉमर्स को पढ़ते समय अपने आप को अगर व्यापारी नहीं समझोगे तब भी आपको टफ लगेगा। तो यहाँ पर हम सब लोग ये मान लेते हैं अपने आप को कि फॉर द एग्जांपल कि हम लोग फैक्ट्री के मालिक हैं। अब पहला हमारा फायदा हम कौन सा होगा? लागत पर नियंत्रण। वहां पर जितने भी कर्मचारी चल रहे हैं, जितनी मशीनें चल रही हैं, जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, उन सब प्रोडक्शन के बेस पे हम फिर भी ये देखेंगे कि ऐसा तो नहीं है कि हमारी लागत ज्यादा आ रही हो। तो पहला जो फायदा होता है लागत के नियंत्रण का होता है। जब सारी बातें हम लिखते हुए चले जाते हैं और वहां पर क्या होता है, आपने फैक्ट्री में देखी होंगी 2-2, 3-3 शिफ्टें चलती हैं। एक शिफ्ट में जब जितनी लागत आ रही तो दूसरी वाली में भी तो उतनी आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही इसका मतलब है कि सेकंड जो शिफ्ट के कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं लापरवाही कर रहे हैं। उत्पादन में अगर कमी हो रही तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, इसको हम रोक सकते हैं। तो पहला फायदा होता है दोस्तों किसका? लागत पर नियंत्रण का, कंट्रोलिंग ऑन द कॉस्ट। दूसरा है श्रम का उपयोग। यहां पर हम ये नहीं कह रहे कि श्रमिक आते हैं तो उनका हम लोग उपयोग नहीं करेंगे। हम लोग उपयोग किस तरह से करेंगे? कौन सा व्यक्ति कितना ज्यादा ट्रेंड है। अगर आप 10 मजदूरों को लाते हैं तो उनमें से 2-3 ऐसे होंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा पसंद होंगे, ओके, और 2-3 ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा गड़बड़ होंगे और बीच वाले होंगे एवरेज होंगे। तो क्या होता है, जो ज्यादा ट्रेंड व्यक्ति है उसके साथ में कम ट्रेंड यानी थोड़ा सा जो ज्यादा धीरे काम करने वाले व्यक्ति उसको सेट कर दीजिए, वो धीरे धीरे करके उसको अपने साथ में उसको भी तेज कर लेगा। इस तरह से क्या होता है, श्रम का कहां पर सही से उपयोग करना है ये लागत लेखांकन से पता चलता है। नेक्स्ट है सामग्री का सदुपयोग। मटेरियल को कितना हम कंज्यूम्ड करें और जिससे जो हमारा प्रोडक्शन आए वो एकदम बिल्कुल फिट आए। जैसे ये पेन प्लास्टिक का बना हुआ है, इसमें 10 ग्राम लगाना है तब भी पेन बनेगा, 15 ग्राम लगाना है तब भी पेन बनेगा, 20 ग्राम लगाओगे तब भी पेन बनेगा। कितना हल्का, कितना भारी, कितना ये टिकाऊ बनाना है, ये चीजें हमें लागत लेखांकन से पता चलती हैं कि भाई हमने जो प्रोडक्शन किया उसके बेस पे जो इसकी सामग्री की कंजम्पशन है उसकी मात्रा कितनी रखी जाए। नेक्स्ट है व्ययों पर नियंत्रण। जितने भी खर्च होते हैं, आपने देखा होगा कि जहां प्रोडक्शन चलता है वहां कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो फालतू के होते हैं, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो बहुत अनिवार्य होते हैं। ये फालतू के खर्च का मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुछ दिखावा देने वाले जो खर्च होते हैं उनसे लिया जाता है, या बेखर्च जिनके बगैर हमारा काम चल सकता है। जैसे एक किसी काम को कराने में हमें अगर 10 लोगों के लिए मजदूरी देनी पड़ रही और वही काम अगर हम मशीन से कराते हैं और हमारी 8 लोगों के लेबर की कीमत के बराबर में वो काम अच्छे से हो जाता है, तो क्या करेंगे कि वहां पर मशीन का उपयोग करेंगे, लेबर का नहीं करेंगे। तो यहां पर मैं बता दूं कि व्ययों पर कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल ओवर द एक्सपेंसेस करने के लिए हमें लागत लेखांकन कहीं ना कहीं लाभदायक होता है। नेक्स्ट है योजना बनाने में, प्लानिंग बनाने में सहायक है, ये हेल्पफुल है। क्यों है? क्योंकि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कल के बारे में नहीं सोचता। और आज भी हम आपको बता दें कि जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं चैनल पे हमारे आ चुके हैं, उनके लिए जीवन में कुछ ना कुछ बनना है, ये प्लानिंग भी आपको अब तक कर लेनी चाहिए। ओके, कॉमर्स क्या है ये हो सकता है कि अभी तक आपको सही से समझ में नहीं आया हो। इतना अच्छा सब्जेक्ट है कि दुनिया में इससे ज्यादा अच्छा सब्जेक्ट कोई नहीं है। ओके, ना तो गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरियों की कमी है, ना प्राइवेट सेक्टर में कमी है।
सबसे ज्यादा जॉब देने वाला अगर सब्जेक्ट है तो वो कॉमर्स है। आप उसके बारे में नहीं जानते हो तो वो अलग बात है। ओके, अगर कहीं पर कोई दिक्कत है, ऑफिस का नंबर 9719811101, पूरी टीम लगी हुई है आपकी मदद के लिए। कोई दिक्कत है तो यहाँ पर आप अपनी शेयर कर सकते हो, पूरे बीकॉम से रिलेटेड, एमकॉम से रिलेटेड। तो योजना बनाने में यानी प्लानिंग करने में ये बहुत हेल्पफुल है। नेक्स्ट है लाभ हानि का अनुमान। देखिए, लाभ हानि का अनुमान यहाँ पर इसलिए किया गया है क्योंकि वित्तीय लेखांकन तो निकाल कर रख देते हैं कि भैया लाभ हुआ या हानि हुई, लेकिन लागत लेखांकन में क्या होता है कि लाभ हानि का सिर्फ अनुमान लगाया जाता है। किससे? लागत के लेखों से। तो वित्तीय लेखांकन बहुत फायदेमंद है यहाँ पर लाभ हानि का अनुमान लगाने के लिए भी। ठीक है, नेक्स्ट है उचित विक्रय मूल्य। देखो, विक्रय मूल्य का निर्धारण दो प्रकार से होता है, पिछले वीडियो उद्देश्य में भी मैंने बताया। बाजार में जो मांग और पूर्ति है उसके आधार पे जो विक्रय मूल्य उसका निर्धारण होता है, लेकिन जो कंपनियां कुछ वस्तुओं को बना रही हैं तो उनकी लागत कितनी आ रही है, उस लागत के बेस पे उससे बढ़ा करके ही विक्रय मूल्य निर्धारित किया जाता है। तो ये लाभदायक है किसमें? विक्रय मूल्य का निर्धारण कराने में भी। देखिए, सब सरल हेडिंग्स हैं। नेक्स्ट है ग्राहकों का विश्वास। मान लीजिए कोई व्यक्ति है आपकी शॉप पर आता है, आपके बिजनेस में आता है और आप बताते हो कोई वस्तु की हम आपके लिए 1000 में दे देंगे, वो कहता अरे ये तो बहुत है, इतने में कहां खरीदेंगे। अगर वही चीज हम दिखा देंगे, देखो भैया ये 950 रुपए में तो आई हुई ही है, तो क्या होता है कि वो क्या करेगा कि 950 रुपए को देख करके 950 से तो ज्यादा की ही कीमत अंदाजेगा। अब वो 700 800 वो जो फालतू का टाइम बर्बाद करने वाला है वो नहीं करेगा, और वो उसके अंदर एक विश्वास भी आएगा कि आप जो है वास्तव में उससे बहुत सही पैसे ले रहे थे, तो लंबे समय के लिए जुड़ भी जाएगा। नेक्स्ट है उत्पादन की मात्रा का निर्धारण। हम प्रोडक्शन कितना करें ये मात्रा सेट करने के लिए लागत लेखे ही स्पष्ट कराते हैं कि मात्रा कम मात्रा में हम उत्पादन करें या मतलब बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन करें। क्यों? पिछला हमने जो प्रोडक्शन किया था वो कितने दिनों में हमारा टोटल सेल हो गया था, ये हमें कहां से पता चलता है? कॉस्ट से ही पता चलता है कि जो हमने प्रोडक्शन किया था कि वो कहां पर कितनी मात्रा में कहां सप्लाई किया जा चुका है। ओके, नेक्स्ट है प्रबंधन में उपयोगी। देखिए, मैनेजमेंट करने में ये जो लागत लेखांकन है बहुत वैल्यूएबल है। ठीक है, क्योंकि लागत लेखांकन से ही बहुत कुछ प्रबंध सेट किया जाता है। उत्पादन के 5 साधन है: भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन। उन पांचों में से किसका कितना पे करना है और कितना किसका हिस्सा यूज में करना है, ये मैनेजमेंट का ही एक क्या है भाग है। नेक्स्ट है निविदा मूल्य का आधार। ये निविदा मूल्य क्या होता है भाई? आप हम लोग कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कोई चीज बना रहे हैं। अब मान लीजिएगा हमारा कोई कस्टमर एक आदेश लेकर के आया कि भैया आप हमारी ये मान लीजिए ये पेन का ही बता दूं, ये पेन हमें जो है 2000 बना करके देने हैं, बस इस पर नाम हमारा छाप करके आपको देना है, बताओ आप कितने में दे दोगे? तो हम क्या करेंगे, अपनी लागत लेखांकन का पूरा स्टडी करेंगे और ये देखेंगे कि 2000 पेन है वो कितने में बन के तैयार होंगे, उसमें अपना लाभ का हिस्सा जोड़ेंगे, उसे बता देंगे। अब वो जहां इच्छा है वहां जाए, ट्राई करे, और उसके लिए जब हमारी कीमत सही लगेगी तो जाहिर सी बात है कि वो हमें आदेश दे देगा। ऐसे हम बताएंगे नहीं हम 25 का बेच रहे हैं तो 1000 का पेन 25 से मल्टीप्लाई करके तुम्हें इतने के पड़ेंगे। जाहिर सी बात है कि बड़ी मात्रा में विक्रय करने में और कम मात्रा में विक्रय करने में बहुत डिफरेंस है, तो हम उसके लिए उसकी क्वांटिटी के आधार पे हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट है कर्मचारियों को प्रेरणा, मोटिवेशन टू द जो वर्कर्स हैं उनके लिए हम आपको बताएं जो लागत लेखांकन है वहां से उनके लिए प्रेरणा मिलती है। जब वस्तु को बनाते हैं तो क्या होता है कि मटेरियल जितना कंज्यूम कर रहे हैं उसमें अगर प्रोडक्शन बहुत अच्छे से हो रहा है, जितना स्टैंडर्ड मानक है उसके हिसाब से होता चला जा रहा है, तो कर्मचारियों के लिए भी अंदर से खुशी होती है कि अरे वाह, हमने जो प्रोडक्शन किया एकदम बढ़िया प्रोडक्शन आया और उसकी जो मात्रा है वो भी सही निकल करके आई। और इसी तरह से क्या होता है कि कर्मचारियों के लिए मोटिवेशन भी मिलता है। तो ये मोटिवेट करता है लागत लेखांकन किसके लिए, टू द वर्कर्स के लिए। लेकिन बहुत से कर्मचारी ऐसे होते हैं जिनको कॉस्ट का जो है पूरा बताया नहीं जाता है, लेकिन जो प्रशासनिक होते हैं उन सबको पता चलता है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है। कर नियोजन में सहायक। कर नियोजन किसे कहते हैं? देखिए, कर नियोजन दो शब्दों से मिलकर बना है, कर प्लस नियोजन। कर का मतलब होता है टैक्स से और नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग करने से। हर व्यापारी, हर मैन्युफैक्चरर ये चाहता है कि कम से कम हमारा जो है टैक्स जाए, तो इसके लिए वो ये देखते हैं कि लागत लेखांकन के आधार पर कहां कहां हमने कितना व्यय कर दिया, कितना खर्च कर दिया, तो जो उनकी इनकम होगी, जो उनका फायदा होगा, उसी के बेस पे क्या होगा, उनको टैक्स देना है, या मैन्युफैक्चरिंग में जितने यूनिट बन के तैयार हो रहे हैं उनके बेस पे उन्हें वहां पर टैक्स देना है। अब आप सोचोगे तो इसमें बड़ी बात क्या है? अरे भाई, किसी भी आपने देखा होगा जो आपके हाथ में या बुक्स होगी या जिससे आप पढ़ते हो, बहुत अच्छे पेपर की होती है, इसको सही शेप देने के लिए 3 ओर से कट करके और नीचे गिरा दिया जाता है, और वो जो रद्दी बनती है उससे क्या होता है, उसको फिर से रिसाइकिल करके और जो है रफ कॉपी है या मतलब जो हल्के गत्ता है कापियां हैं उनको बना दिया जाता है। तो
भाई टैक्स तो उस पर भी देना है। तो कुल मिलाकर के टैक्स की सही प्लानिंग करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग लाभदायक है। वित्तीय लेखांकन से तुलना, देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग की तुलना हम वित्तीय लेखांकन से तभी कर सकते हैं जब हमने वित्तीय लेखांकन के साथ में कॉस्ट अकाउंटिंग को भी अपनाया है। और मैन्युफैक्चर कंपनियां जो हैं वो वित्तीय लेखांकन के साथ साथ में कॉस्ट को भी अपनाती। कॉस्ट एक मतलब 100% अनिवार्य नहीं है। ये आपने डिफरेंस में पढ़ लिया होगा कि मैंने पढ़ाया था कि लागत लेखांकन और वित्तीय लेखांकन में क्या अंतर है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो अंतर, वो जरूर पढ़ लेना, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे जो 14 हैं वो हेडिंग्स हो चुकी हैं। 15वीं हेडिंग है कर्मचारियों पर नियंत्रण के लिए। कुछ कुछ कर्मचारी ऐसे होते हैं जो वास्तव में कहीं ना कहीं पर अपना सही से रोल प्ले नहीं करते हैं। वो जितनी अपनी कैपेसिटी है उसके बेस पे काम नहीं करना चाहते। उनको लगता है कि नहीं हमको तो सैलरी मिल ही रही है, जब सैलरी मिल रही है तो हम क्यों काम करें। ऐसा उनके लिए कंट्रोल करने के लिए क्या कॉस्ट अकाउंटिंग पर्याप्त है। कॉस्ट में देख लिया जाता है कि नहीं तुमसे दूसरी वाली शिफ्ट में या तुमसे पहले वाले जो वर्कर्स थे वो कितना हमें करके देते थे तो आप क्यों नहीं दोगे। तो इस तरह से यहाँ पर कर्मचारियों पर क्या होता है, नियंत्रण हो जाता है। हानियों से बचाव के लिए देखिए कुछ हानियां ऐसी होती हैं जो कास्ट में जिन पर ध्यान नहीं दिया जाता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी हानि ऐसी हैं जो कॉस्ट में नहीं मानी जाती हैं। देखो अचानक कहीं पर आग लग जाए, कॉस्ट जिम्मेदार नहीं है, वो इस चीज को नहीं मानता है। प्राकृतिक आपदा से कहीं हानि हो जाए, कॉस्ट में नहीं होती है। कोई एक्सीडेंट हो जाए, कॉस्ट में नहीं होता। ये वो हानियां हैं, वो खर्चे हैं जो कॉस्ट में शामिल नहीं किए जाते। यानी मालिक खुद ही इनको झेलेगा, चाहे इंश्योरेंस करा के झेले चाहे अपने पास से झेले। लेकिन मान लीजिएगा कि ये पेन बनाने में वैसे 25 रुपए खर्चा आता है, जो मशीन हम मतलब चला रहे थे पता चला कि उसमें अचानक कोई खराबी आ गई है, या वो टूट फूट गई, या उसका कोई एक्सीडेंट हो गया, या उससे चलाने में कहीं पर आग लग गई। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, इसकी कीमत नहीं बढ़ेगी। इसका मानक उसी हिसाब से लगाया जाएगा कि मशीन अगर सही से चलती तो ये कितने में बन के तैयार होता, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग। अब वो सब चीजें कहां लगाई जाती हैं, वित्तीय लेखांकन में। ओके, वित्तीय लेखांकन में वो सब चीजें दर्शा दी जाती हैं। नेक्स्ट है भविष्य का अनुमान। देखिए फ्यूचर की प्लानिंग करने में कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत लाभदायक है। कॉस्ट अकाउंटिंग के आधार पे ही हम भविष्य का अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि पिछले वर्षों का अध्ययन करेंगे, पिछले वर्षों की स्टडी करेंगे और अगले वर्षों का भी हम अनुमान लगा लेंगे। नेक्स्ट है राष्ट्र व समाज को लाभ। भाई राष्ट्र और समाज को कौन कौन सा लाभ है, जब लेखांकन सही से होगा तो प्रोडक्शन अच्छा होगा, प्रोडक्शन अच्छा होगा तो क्या होगा, वो सारी चीजें समाज में जाएंगी, लंबे समय तक समाज की सेवा करेंगी, और समाज में जाएंगी तो समाज उनको खरीदने के लिए पेमेंट चुकाएगा, और जब पेमेंट चुकाएगा तो गवर्नमेंट के लिए क्या होगा कि प्रोडक्शन टैक्स भी मिलेगा और सेल टैक्स भी मिलेगा। तो यहाँ पर सरकारों का क्या होगा, फायदा होगा, और सरकारों का फायदा होगा तो जो है हमारा राष्ट्र है, देश है, उसके लिए वो आय का एक साधन मिलेगा, और वहां से क्या होता है हमारे समाज में वही पैसा खर्च कर दिया जाता है। तो इस तरह से राष्ट्र व समाज को भी लाभ है। तो ये हमारे 18 लाभ थे किसके, कॉस्ट अकाउंटिंग के। उम्मीद है सारे के सारे समझ में आए होंगे, बिल्कुल मत घबराइएगा, और पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग में आप न्यूमेरिकल के लिए तैयार हो जाइएगा। बहुत जल्द हम न्यूमेरिकल की सीरीज स्टार्ट करने वाले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और जरूर लिखना कमेंट में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।